दिल्ली की गगनचुंबी इमारत में स्थित वर्मा समूह के बोर्ड रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। मेरे सामने बैठे सभी अनुभवी चेहरे तनाव से भरे थे। लेकिन जो पल मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था, वो तब आया जब मेरी छोटी बहन प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में घोषणा की, मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रही हूँ। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और मैं बस चुपचाप देखता रहा, जैसे मेरा पूरा भविष्य मेरी आंखों के सामने टूट रहा हो। स्टोरी असोम्ब्रा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको प्यार, विश्वासघात और सपनों की दुनिया में ले जाएगी। इस कहानी के हर शब्द को महसूस करने के लिए मैं आपको हेडफोन लगाने और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं, ताकि आप ऐसी और भी अविश्वसनीय कहानियों का हिस्सा बन सकें। तो क्या आप तैयार हैं? मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं हमेशा से एक सपने देखने वाला इंसान रहा हूं। मेरे पिता राजेंद्र वर्मा ने मुंबई में वर्मा कंस्ट्रक्शंस नामक एक विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा किया था। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का कारोबार नहीं था, बल्कि मेरे पिता का पसीना, उनका जुनून और उनकी दूरदर्शिता थी। बचपन से ही मुझे वास्तुकला से प्यार था। मैं इमारतों को सिर्फ ढांचे नहीं, बल्कि कला का एक रूप मानता था। मेरे लिए हर इमारत की अपनी एक कहानी होती थी, एक आत्मा होती थी। मैं उन इमारतों को बनाना चाहता था जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं। मेरी छोटी बहन प्रिया मुझसे बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा से व्यवहारिक, तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी रही है। जहां मैं स्केचबुक और डिजाइन में खोया रहता था, वहीं प्रिया कंपनी की बैलेंस शीट और मर्जर एक्विजिशन की बातें करती थी। पिता को हम दोनों पर गर्व था, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि प्रिया में व्यापार की एक स्वाभाविक समझ है, जबकि मुझ में एक कलाकार का दिल है। मुझे लगता था कि ये हमारी जोड़ी को और भी मजबूत बनाएगा, मेरा विजन और उसकी व्यावसायिक कुशलता। फिर मेरी जिंदगी में स्नेहा आई। स्नेहा एक स्वतंत्र इंटीरियर डिजाइनर थी, जिसका काम मैंने पहली बार दिल्ली में एक आर्किटेक्चरल सेमिनार में देखा था। उसके डिजाइनों में एक सादगी, एक मौलिकता थी जो सीधे दिल को छू लेती थी। वो रंगों और बनावट से खेलती थी, जैसे कोई कवि शब्दों से खेलता हो। हमारी पहली मुलाकात मुंबई में एक कॉफी शॉप में हुई, जहां मैं उसे अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए पिच करने गया था। मैंने उसे अपने उस अधूरे स्केच दिखाए, जिसमें मैंने एक ऐसी इमारत की कल्पना की थी जो सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का ढेर नहीं, बल्कि रोशनी, हरियाली और खुली हवा का संगम हो। स्नेहा ने मेरे स्केच को देखा और उसकी आंखों में वही चमक देखी जो मैंने अपने अंदर महसूस की थी। उसने कहा, राहुल, तुम सिर्फ इमारतें नहीं बनाना चाहते, तुम अनुभव बनाना चाहते हो। उस पल मुझे लगा कि मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई है, वो जो मेरी आत्मा को समझती है। हमारी मुलाकातें धीरे धीरे पेशेवर से व्यक्तिगत होती गईं। हम घंटों मुंबई के मरीन ड्राइव पर बैठकर अपने सपनों की बातें करते। वो मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाती कि कैसे वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और उसने अपने दम पर अपना नाम बनाया है। मैं उसे अपने परिवार के दबावों के बारे में बताता कि कैसे मेरा परिवार चाहता है कि मैं व्यापार के गुर सीखूं, जबकि मेरा दिल कुछ और चाहता है। स्नेहा मेरे सपनों को पंख देती थी। उसने मुझे समझाया कि मेरी संवेदनशीलता मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हम छिप छिप कर मिलते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे परिवार, खासकर प्रिया, को ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। स्नेहा एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। उसके पास वर्मा परिवार जैसी विरासत नहीं थी और प्रिया को हमेशा लगता था कि मैं अपने स्तर से नीचे देख रहा हूँ। हमारा प्यार गहरा होता गया। हम एक साथ भविष्य के सपने बुनने लगे। मैंने उसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बैंगलोर में एक इको फ्रेंडली टाउनशिप जो पूरी तरह से स्थायी सामग्री से बनी होगी, जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होगा और जो अपने निवासियों को प्रकृति के करीब लाएगी। मैं चाहता था कि स्नेहा इस प्रोजेक्ट की लीड इंटीरियर डिजाइनर बने। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये हमारा साझा सपना था, हमारे मूल्यों का प्रतीक था। स्नेहा उत्साहित थी। हमने घंटों इस पर काम किया, हर छोटे से छोटे विवरण पर चर्चा की, जैसे कि ये हमारा अपना बच्चा हो।
लेकिन प्रिया को ये सब बेतुका लगता था। जब मैंने उसे बैंगलोर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया तो उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। राहुल, उसने कहा था, उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह तीखापन था। ये सब पर्यावरण मित्रता और सामुदायिक सद्भाव सिर्फ फैंसी शब्द हैं, हमें लाभ देखना है। ये परियोजना बहुत ज़्यादा महंगी है और इसमें कोई ठोस व्यावसायिक मॉडल नहीं है। तुम हमेशा भावनाओं में बह जाते हो। पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो हृदय रोग से पीड़ित थे और डॉक्टर ने उन्हें कम तनाव लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कंपनी के उत्तराधिकार के बारे में भी इशारे करने शुरू कर दिए थे। वो जानते थे कि मैं और प्रिया दोनों ही कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीकों से। वो मेरे रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना करते थे, लेकिन प्रिया की व्यावसायिक कुशलता को भी पहचानते थे। वो अक्सर कहते थे, वर्मा कंस्ट्रक्शंस को दोनों की जरूरत है, राहुल के सपने और प्रिया की समझदारी। इस बीच स्नेहा और मैं शादी की योजना बना रहे थे। हम एक छोटी अंतरंग शादी चाहते थे, जहां सिर्फ हमारे करीबी दोस्त और परिवार हों। स्नेहा ने मुझे समझाया कि हमें परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे साथ खड़ी रहेगी। उसका प्यार और उसका विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। हम दिल्ली के एक पुराने कैफे में बैठे थे जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है राहुल। फिर वो दिन आया। वो बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कंपनी के भविष्य और नेतृत्व पर अंतिम निर्णय लिया जाना था। पिताजी भी मौजूद थे, लेकिन वो बेहद कमजोर लग रहे थे। उनकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे वो पहले ही जानते हों कि क्या होने वाला है। मैंने अपने बैंगलोर प्रोजेक्ट को पूरे जुनून के साथ प्रस्तुत किया। मैंने बताया कि ये सिर्फ एक आवासीय परिसर नहीं होगा, बल्कि एक नया जीवन दर्शन होगा जो वर्मा कंस्ट्रक्शंस को एक नई पहचान देगा। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि मूल्यों से परिभाषित होगी। मैंने स्नेहा के डिज़ाइनों का भी उल्लेख किया, ये बताते हुए कि कैसे उसके दृष्टिकोण से परियोजना में एक अद्वितीय सौंदर्य और कार्यक्षमता आएगी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रिया उठी। उसकी चाल में एक अदम्य आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। राहुल, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। तुम्हारी कल्पना सराहनीय है, लेकिन व्यवसाय वास्तविकता पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। और फिर उसने वो घोषणा की जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि कैसे पिछले कुछ महीनों से उसने चुपचाप बोर्ड के प्रमुख सदस्यों और बड़े निवेशकों का समर्थन हासिल किया था। उसने दिखाया कि कैसे उसने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण कर्जों का पुनर्गठन किया था, कुछ नई साझेदारियां की थी, और कैसे उसने कुछ ऐसे वित्तीय निर्णयों को पलटा था जिनसे कंपनी को कथित तौर पर नुकसान हो रहा था। उसने एक एक करके उन सभी कमजोरियों को उजागर किया जो उसे कंपनी में दिख रही थीं, और उनमें से कई का संबंध मेरे उन प्रोजेक्ट से था जो ज्यादा आदर्शवादी थे। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। राहुल, उसने कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस समय वर्मा कंस्ट्रक्शंस को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कठोर निर्णय ले सके, जो केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करे, न कि उन सपनों पर जिनकी कोई व्यावसायिक व्यवहार्यता न हो। और सच कहूं तो तुम्हारे व्यक्तिगत मामले भी तुम्हारे व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। कंपनी इस समय वैसे जोखिम नहीं उठा सकती। यह स्नेहा की ओर एक सीधा इशारा था। और फिर उसने वो अंतिम वाक्य कहा जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं वर्मा कंस्ट्रक्शंस के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही हूं। पूरा बोर्डरूम सन्न रह गया। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में निराशा और लाचारी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। मैंने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में जीत का भाव था, और मैं बस चुपचाप देखता रहा, जैसे मेरा पूरा जीवन, मेरे सारे सपने मेरी आंखों के सामने राख हो रहे हों। ये सिर्फ कंपनी का नियंत्रण नहीं था, ये मेरे भविष्य का नियंत्रण था, मेरे सपनों का नियंत्रण था, मेरे रिश्ते का नियंत्रण था। बोर्ड मीटिंग के बाद मैंने प्रिया का सामना किया। ये क्या था प्रिया? ये धोखा क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। प्रिया ने शांत भाव से मेरी तरफ देखा, जैसे वो कोई मशीन हो। धोखा राहुल, मैं कंपनी को बचा रही हूं। तुम एक कलाकार हो, एक सपने देखने वाले। वर्मा कंस्ट्रक्शंस को तुम्हारी कला की नहीं, बल्कि मेरी व्यावसायिक समझ की जरूरत है। तुम स्नेहा के साथ अपने सपनों में खोए हुए हो, और कंपनी का ध्यान तुम पर नहीं है। स्नेहा का इसमें क्या लेना देना है? मैंने चिल्लाया। सब कुछ लेना देना है, प्रिया ने पलटवार किया।
तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपने भविष्य के सपने देख रहे हो जो हमारे स्तर की नहीं है, जिसके पास कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं जानती कि तुम छिप छिप कर मिलते हो। मुझे पता है, और मैं तुम्हें ये सब कंपनी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ कठोर थी। तुम्हारा बेंगलुरु प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। स्नेहा को किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने अमित को लीड आर्किटेक्ट नियुक्त किया है। वो तुम्हारे जैसा भावुक नहीं है, वो व्यावहारिक है। अमित प्रिया का बचपन का दोस्त था, जो हमेशा से कंपनी में एक तेज तरार कर्मचारी रहा था और प्रिया का वफादार था। मेरा दिल टूट गया। ये सिर्फ मेरी हार नहीं थी, ये स्नेहा की भी हार थी। मेरे कारण उसे अपने करियर में एक बड़ा अवसर खोना पड़ा था। मैं खुद को दोषी महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत स्नेहा को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनती रही। राहुल, उसने कहा, उसकी आवाज़ में हिम्मत थी। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए थी। प्रिया हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन तुम हार मत मानो। तुम्हारे सपने सिर्फ वर्मा कंस्ट्रक्शंस तक ही सीमित नहीं हैं। लेकिन मैं टूट चुका था। मैं कई दिनों तक किसी से नहीं मिला, किसी से बात नहीं की। मैं अपनी मुंबई की बालकनी में बैठा रहता, मरीन ड्राइव की रोशनी को देखता रहता, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा छा गया था। स्नेहा मेरे पास आई। उसने मुझे गले लगाया। राहुल, मैं जानती हूं कि तुम दर्द में हो, लेकिन तुम्हें उठना होगा। तुम्हारे पास प्रतिभा है, तुम्हारे पास एक विजन है। अगर वर्मा कंस्ट्रक्शंस तुम्हारे सपनों को नहीं समझता तो कोई और समझेगा। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। स्नेहा की बातों ने मुझे एक नई उम्मीद दी। उसने मुझे बताया कि उसे दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म से एक बड़ा ऑफर मिला है। ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उससे मुझसे दूर जाना होगा। मेरे कारण उसे अपने करियर में कोई नुकसान न हो, ये सोचकर मैंने उसे वो ऑफर स्वीकार करने के लिए कहा। हम दोनों के लिए ये एक मुश्किल निर्णय था। हमारी सगाई हुई थी और अब हम अलग होने वाले थे। लेकिन स्नेहा ने कहा, हमारा प्यार दूरी से कमज़ोर नहीं होगा राहुल, ये और मजबूत होगा। मैंने स्नेहा को दिल्ली जाने दिया, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन सा छा गया। मैं वर्मा कंस्ट्रक्शंस में घुटन महसूस कर रहा था। प्रिया अब हर निर्णय ले रही थी और उसके निर्णय पूरी तरह से लाभ पर आधारित होते थे। उनमें कोई मानवीय या रचनात्मक स्पर्श नहीं होता था। कंपनी बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो अपनी आत्मा खो रही थी। एक रात मैं पिताजी के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, उनकी सांसें धीमी चल रही थीं। पिताजी, मैंने कहा, मेरी आवाज़ भारी थी। मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रिया के तरीके से काम नहीं कर सकता। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। राहुल, उन्होंने मुश्किल से कहा, तुम अपनी माँ जैसे हो। वो भी हमेशा अपने दिल की सुनती थी। प्रिया को लगता है कि वो कंपनी को बचा रही है, और शायद वो अपने तरीके से सही भी है। लेकिन तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हें अपनी आत्मा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हारा विजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। जाओ बेटा, अपना रास्ता खुद बनाओ। तुम्हारे पास मेरी दुआएं हैं। पिताजी के शब्दों ने मुझे शक्ति दी। मैंने अगले दिन वर्मा कंस्ट्रक्शन से इस्तीफा दे दिया। ये एक आसान निर्णय नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी था। प्रिया ने मेरे इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत भाव से मेरे इस्तीफे के कागजात स्वीकार कर लिए। शायद उसे लगा कि ये वही है जो वो चाहती थी। मैंने मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली चला गया, जहां स्नेहा काम कर रही थी। हमने एक साथ एक छोटा सा कार्यालय किराए पर लिया। हमने अपनी नई फर्म का नाम आशा डिज़ाइन्स रखा। हमारा लक्ष्य था स्थायी वास्तुकला और डिज़ाइन बनाना, जो लोगों और प्रकृति दोनों के लिए अच्छा हो। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। हमारे पास कोई बड़ा बजट नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए, लेकिन हर प्रोजेक्ट में हमने अपना दिल और आत्मा लगा दी। स्नेहा के डिज़ाइन और मेरा विजन, हमने एक साथ काम किया, एक दूसरे को प्रेरित किया। हमने मुंबई में भी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स किए, कुछ पुराने बंगलों को नया जीवन दिया, कुछ सामुदायिक केंद्रों को डिज़ाइन किया। धीरे धीरे हमारे काम को पहचान मिलने लगी। हमारे इको फ्रेंडली और समुदाय केंद्रित डिज़ाइनों की सराहना की गई। कोलकाता में हमें एक झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना का अवसर मिला, जहां हमने न केवल घरों का निर्माण किया, बल्कि समुदाय के लिए हरे भरे स्थान और जल संरक्षण प्रणालियां भी बनाई। यह एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी, लेकिन स्नेहा और मैंने मिलकर इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परियोजना ने हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
हमने वही बेंगलोर प्रोजेक्ट भी छोटे पैमाने पर शुरू किया, जिसके लिए प्रिया ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार अपने नियमों और अपने विजन के साथ। कुछ सालों बाद आशा डिजाइन्स एक सफल और प्रतिष्ठित फर्म बन चुकी थी। हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन हमने कभी अपने मूल मूल्यों को नहीं छोड़ा। स्नेहा और मैंने शादी कर ली थी। हमारी शादी छोटी और अंतरंग थी, जैसी हमने हमेशा कल्पना की थी। पिताजी ने भी अपनी बिगड़ती तबीयत के बावजूद खुशी खुशी हमारे लिए एक छोटा सा निवेश किया था, यह दिखाते हुए कि वो हमारे साथ थे। एक दिन प्रिया ने मुझे फोन किया। मैं हैरान था, हमने इस्तीफे के बाद से बात नहीं की थी। राहुल, उसकी आवाज़ थोड़ी नरम लग रही थी। मैंने तुम्हारे कलकत्ता प्रोजेक्ट के बारे में सुना, ये अद्भुत है। और तुम्हारा बैंगलोर वाला काम भी? हाँ, मैंने कहा, हमने वही किया जो हमने सोचा था कि सही है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। वर्मा कंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़ गया है राहुल, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमने कुछ खो दिया है। क्या खो दिया है प्रिया? मैंने पूछा। वो आत्मा, उसने धीमी आवाज में कहा, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में थी, वो मानवीय स्पर्श। मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सकती हूँ राहुल, लेकिन मैं वो नहीं बना सकती जो तुम बनाते हो। मुझे लगा कि प्रिया ने आखिरकार मेरी बात समझ ली थी। वो अब भी एक सफल व्यवसायी थी, लेकिन शायद उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ मुनाफा ही सब कुछ नहीं होता। आज मैं और स्नेहा दिल्ली में अपने छोटे से कार्यालय में बैठे हैं। हमारे सामने हमारे नए बेंगलुरु प्रोजेक्ट का मॉडल है, जो अब एक वास्तविकता बन रहा है। हमारे पास पैसा शायद वर्मा कंस्ट्रक्शंस जितना नहीं है, लेकिन हमारे पास संतोष है, प्यार है और एक ऐसा काम है जिस पर हमें गर्व है। प्रिया ने कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन उसने मेरे सपनों पर नियंत्रण नहीं पाया, बल्कि उसने मुझे आज़ाद कर दिया ताकि मैं अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जी सकूं। मैं चुपचाप देखता रहा था, लेकिन उस चुप्पी ने मुझे अपनी आवाज़ खोजने में मदद की, और उस आवाज़ के साथ मैंने स्नेहा के साथ मिलकर अपनी दुनिया बनाई। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार और सपने हमेशा सच होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और स्टोरी असुम्ब्रोजा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।